मैं जवाहर कुमार यादव आप सभी को जवाहर कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के विज्ञान के कुछ अंतर है। मतलब अंतर जो मतलब आप कह सकते हो कि वीवीआई क्वेश्चन है सिर्फ 2024 वालों के लिए और 25 वालों के लिए मेरा बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि उसमें हर तरह के पढ़ाया जाएगा। अभी ऐप अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ दिन में ऐप भी अवेलेबल होगा और ऐप पे भी पढ़ाया जाएगा। साथ ही मतलब ऐप अभी जब होगा जब देखा जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग यूट्यूब पे ही ऑल क्लास लेंगे, जो लाइव क्लास भी स्टार्ट होगा और जो मतलब कि रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी स्टार्ट होगा। अभी फिलहाल हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे पास उतना अवेलेबल नहीं है। फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि मतलब जितना जल्दी हो सके आप सभी के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और यह आप लोग ही कर सकते हो। जितना बेस्ट कंटेंट चाहिए आपको हम देंगे, बशर्ते आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करनी होगी, ताकि मेरा जो मनोबल बढ़ेगा कि हाँ मेरे को स्टूडेंट सब लाइक कर रहा है, मतलब मुझे पसंद कर रहे हैं। जब मेरे को पसंद आप लोग करोगे तभी तो हम आपको लिए आप लोगों के लिए एक से एक अलग अलग कंटेंट लाऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग 10th के कुछ टॉपिक है, इसको बात करते हैं, फिर जाके हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो बोलना है मतलब समझना है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है आप सभी का, धमनी और शिरा। तो धमनी और शिरा में अंतर क्या है? सबसे बड़ी चीज होती है कोई भी क्वेश्चन हो उसका अंतर पक्का, खास करके विज्ञान में दो अंतर पूछता है। 10th क्लास में दो अंतर कम से कम पूछता है। तो दो अंतर हमको इस 6 टॉपिक से निकलने वाला है। दो अंतर निकल जाएगा, उसके बाद इस 6 टॉपिक में लगभग 12 क्वेश्चन है और 12 क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाने वाले हैं। मतलब कि आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाली है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे धमनी और शिरा में अंतर हम आप लोगों के लिए लिखे हैं। तो धमनी क्या है? तो धमनी के जो दीवारें होती है वह बहुत मोटी होती है। मतलब सीधा सी बात है कि शिरा जो होती है उसकी पतली होती है और धमनी की दीवारें मोटी होती है। तो आपको याद कैसे करनी है? तो याद करनी है, धमनी की दीवारें मोटी होती है, शिरा की दीवारें पतली होती है। आपका हो गया कंफर्म। अब गुहा, अब धमनी में जो गुहा होता है तो उसकी जो है वह पतली होती है। गुहा जो होती है धमनी का पतली होती है और उसका शिरा का जो गुहा होता है मोटा होता है। मतलब जायज सी बात है। देखो अंतर का पहले हम लोग समझते हैं अंतर का मतलब क्या होता है। तो अंतर का जो मतलब होता है ना, तो अंतर का मतलब होता है दोनों के बीच में कमियां, उसका क्या हो रहा है, इसका क्या है, दोनों के बारे में बताना अंतर कहलाता है। अब देखो ये दोनों आपस में झगड़ा करता है, ये समझो तो ये दोनों आपस में झगड़ा करता है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इस झगड़ा को दिखाते हैं। अंतर का मतलब हम लोग दिखाते हैं कि हाँ तुरा में ही कमी है, तुरा में ही कमी है। मतलब इस तरह से हम लोग इसको दिखाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे इसकी कमियां जो है, मतलब इसकी धमनी की, तो इस धमनी की दीवारें मोटी होती है। मतलब यहाँ पे हम लोग मोटी के दिखा रहे हैं। यहाँ पे धमनी की दीवारें जो मोटी होती है तो इसकी कमियां क्या है? धमनी है लेकिन उसका दीवार जो होता है मोटी होती है। अब मान लो यहाँ पे शिरा है, तो शिरा जो है, शिरा की दीवारें कैसी होती है भाई? तो शिरा की दीवारें पतली होती है। तो यहाँ पे हमको कंफर्म हो गया, याद हो गया कि शिरा की दीवारें पतली होती है और धमनी की दीवारें मोटी होती है। अब देखो इसकी गुहा जो होती है, धमनी की गुहा जो होती है पतली होती है और इसकी गुहा जो होती है मोटी होती है। मतलब शिरा की गुहा कैसी होती है? तो मोटी होती है और मतलब धमनी की गुहा कैसी होती है? तो पतली होती है। इसके बाद देखो इनके रुधिर, रुधिर का मतलब रक्त होता है। यहाँ पे देखो रुधिर का मतलब होता है रक्त, रुधिर का मतलब होता है रक्त है। और धमनी का जो रक्त का दबाव होता है वो अत्यधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है, मतलब तेज, बहुत स्पीड से तेज से धकेलता है। तो धमनी के जो रक्त होता है, दबाव होती है बहुत तेज होती है, मतलब अधिक होती है। और जो है शिरा की दबाव होती है, इसके देखो रुधिर,
रुधिर है जिसका शीरा के दबाव जो होता है बहुत कम होता है, मतलब जितना तेज से नहीं चलती है, आराम से मतलब उसको ले जाकर धक्का नहीं देती है, छोड़ देती है। तो समझ में आ गया आपको धमनी और शीरा में अंतर। तो धमनी की दीवारें मोटी होती है, शीरा की दीवारें पतली होती है, धमनी की गुहा पतली होती है तो शीरा की गुहा मोटी होती है, दोनों के उल्टा। उसके बाद रुधिर मतलब रक्त होता है, ध्यान में रखिएगा। अब आपको रुधिर का निकाय पूछ दे तो रुधिर का निकाय 3 प्रकार के होते हैं, लाल WBC मतलब श्वेत रक्त कोशिका, और लाल RBC मतलब लाल रक्त कोशिका। तो कहने का मतलब है आप लोगों को, और एक प्लाज्मा होती है। तो कहने का मतलब है कि रुधिर भी पूछे तो वही होता है रक्त का मतलब। क्लियर है? अब आप लोग के धमनी और शीरा में अंतर समझ में आ गया होगा। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं उत्पादक उपभोक्ता। तो उत्पादक कहते हैं जो जन्म देता है, बात को समझना, जो जन्म देता है उत्पादक कहलाता है, और उपभोक्ता जो उसको खाता है वह उपभोक्ता कहलाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। जो जन्म देता है उत्पादक कहलाता है, जो उसको खाता है भोगता है, जिसे आदमी कैसे कहता है, दादा के धन पे पापा के धन पे भोग रहा है, राज कर रहा है। हम बता यहाँ पे डायरेक्ट सी बात है, जो उत्पादक उसको जन्म दे रहा है उत्पादक कहलाता है, जो भोगता है मतलब खाता है, ऐश करता है, वह उपभोक्ता कहलाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके बारे में समझते हैं। तो उत्पादक का मतलब, अब देखो पेड़ पौधा जो होता है, यहाँ पे देखो इसमें जीव प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण, अब बताओ प्रकाश संश्लेषण जो होता है CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको खाना बनाने के लिए, तो ये मतलब यहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इसको तो हमें यही मिल गया, जेकरा से भोजन बना लिया। अब जल, मतलब जल यहाँ पे जमीन से खींच लेता है, हमें क्या कुछ थोड़े खाना खिलाने जाते हैं कि नहीं तू जल लो अपना खाना बनाओ खाओ। तो यहाँ पे जल हो गया H2O। उसके बाद सूर्य का प्रकाश जो उसको रोज मिलने वाला है, सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, और क्लोरोफिल उसके अंदर पाया जाता है। तो सीधा सी बात है, यहाँ पे बात को समझना, उत्पादक का मतलब होता है हरे पेड़ पौधा, और हरे पेड़ पौधा को हम लोग खाना नहीं खिलाते हैं। क्लियर हो गया? अब उपभोक्ता समझते हैं। तो उपभोक्ता का मतलब होता है यह दूसरे पर निर्भर रहता है, जैसे हम लोग दूसरे पर निर्भर है किसी के न किसी रूप से। जैसे कि अगर मान लो कोई अनाज नहीं हुआ, गेहूं नहीं हुआ, चावल धान नहीं हुआ, तो हम लोग खाना नहीं खा पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। तो हम लोग जीवित है किस पे? उत्पादक पे जीवित है। और उपभोक्ता, हम देखो उपभोक्ता इस पे निर्भर है, लेकिन ये इस पे निर्भर नहीं है। आप याद रखिएगा, उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर है, उत्पादक उपभोक्ता पर निर्भर नहीं है। क्लियर है? उपभोक्ता मतलब जंतु, जंतु मतलब हम लोग, जानवर, जीव, यह लोग हम लोग आते हैं। उत्पादक में सिर्फ पेड़ पौधा आता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्लियर नजर आते हैं, समझ में आते हैं। चलिए देखो, यहाँ पे हर एक सभी पेड़ पौधा आते हैं और यहाँ पे सभी जीव आते हैं। उपभोक्ता मतलब जीव। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। तो देखो श्वसन की जो क्रिया होती है, श्वसन की जो क्रिया होती है वह जंतु में होता है। श्वसन की क्रिया जो होती है जंतु में होता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है पेड़ पौधा में होता है। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया कि श्वसन की क्रिया जो होती है कहाँ में होती है? जंतु। काची में होता है? जंतु। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधा। बस आपको ध्यान में रखना है। अब जंतु, श्वसन मतलब जंतु और प्रकाश संश्लेषण मतलब पौधा। क्लियर हो गया? उसके बाद देखते हैं। देखो श्वसन का मतलब होता है, श्वसन एक अपचयी प्रक्रम है। अपचयी मतलब जो है यहाँ पे अपने आप नहीं होता है, इसको कराया जाता है। तो श्वसन जो है अपचयी प्रक्रम है, और प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी प्रक्रम है। अब इसको आपको ध्यान में रखना है। श्वसन तो आपको पता है, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण अंतर पूछेगा तो ये तो दिया रहेगा, इस पाठ तो हमको दिया रहेगा, याद क्या करना है? तो प्रकाश संश्लेषण उपचयी और जो है श्वसन अपचयी। क्लियर है? उसके बाद पढ़ते हैं श्वसन में ऑक्सीजन। श्वसन में ऑक्सीजन, अब बताओ हम लोग जीव, जो जितने भी जीव है तो श्वसन में क्या करता है? ऑक्सीजन का उपयोग करता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेने के लिए क्या करते
तो ऑक्सीजन का यूज करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2। अब देखो CO2 का है लिखे, क्योंकि CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसको मतलब इस बोर्ड पे, अब मेरे पास तो इलेक्ट्रिक बोर्ड है नहीं कि हम आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड पे मतलब स्क्रू करके ऐसे वैसे कर दें। अब आप लोग को सपोर्ट पे कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक बोर्ड भी बहुत जल्दी आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मतलब CO2 का मतलब क्या होता है, तो CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन का मतलब होता है, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। क्लियर है। तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है। हम मतलब कि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वाला जो भोजन बनाने के लिए यूज करता है, क्या करता है, पेड़ पौधा का कर लेता है, ले लेता है। हम लोगों का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। अब देखो श्वसन की क्रिया जैव ऊर्जा के लिए होता है, मतलब हम लोगों के ताकत देने के लिए होता है। आदमी खाना खाता है और उसमें भी ऑक्सीजन जाता है, सांस लेता है उसमें भी ऑक्सीजन जाता है। जब मान लो सांस नहीं लेगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं गया, और जब उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाता है तो फिर तो उसके पास ऊर्जा नहीं तो मर गया, जीवित ही नहीं रह पाएगा। क्लियर है। अब देखो अब प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, CO2 का उपयोग भोजन उत्पादन के लिए करता है। प्रकाश संश्लेषण जैसे कि आपको पता होगा कि पेड़ पौधा अपना खाना जो है पत्तियों में बनाता है। पेड़ पौधा खाना कहाँ बनाता है, पत्ती में बनाता है। और पेड़ पौधा जो खाना बनाता है पत्ती में, तो वहां पे उसके लिए क्या चीज का जरूरत है, इससे पहले हम वीडियो में मतलब आगे वाला क्वेश्चन बताएं, फिर भी हम बता देते हैं। पत्ती में खाना बनाता है उसके लिए क्लोरोफिल चाहिए, फिर CO2 चाहिए, फिर जल चाहिए, और उसके बाद सूर्य के प्रकाश चाहिए। चार चीजों की जरूरत होती है। तो पत्तियां क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भोजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और जो है हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं अपना ऊर्जा उत्पादन करने के लिए। क्लियर है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं खनिज। अब खनिज और अयस्क। अब देखो खनिज क्या होता है, तो खनिज जितना भी पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है जिसको हम लोग उपयोग में करते हैं, चाहे वो धातु हो, अधातु हो, यौगिक हो, द्रव हो, ठोस हो, कुछ भी हो, सब खनिज के अंदर आता है। जो भी है वो सब कचरे के अंतर्गत है, खनिज के अंतर्गत, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, यौगिक हो, धातु हो, अधातु हो, सब जो होता है खनिज कहलाता है। और अयस्क क्या कहलाता है, अयस्क, तो अयस्क इस खनिज से छांट के निकाला जाता है। अयस्क किसे कहते हैं, तो खनिज से छांट के निकाला जाता है, वह अयस्क कहलाता है। अब आप लोगों को खनिज और अयस्क में अच्छा से समझ आ गई होगी कि अयस्क क्या है और खनिज क्या है। तो खनिज समझ आया, प्रकृति में जितना भी चीज दिया है वह सब खनिज कहलाएगा। मतलब कि प्रकृति में जितने भी पदार्थ हो गए, मतलब बिना पदार्थ वाला नहीं, पदार्थ की बात हो रही है, तो प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं वह सब खनिज है। देखो प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहते हैं, तो मतलब जितने भी पदार्थ है वो सब खनिज आ गया, चाहे ठोस, द्रव, गैस कुछ में हो वह खनिज है। लेकिन अयस्क जो है खनिज से धातु निकाला जाता है, मतलब अयस्क को खनिज से ही निकाला जाता है। किसको निकाला जाता है, धातु को। याद रखिएगा अयस्क मतलब धातु, तो अयस्क किसे कहते हैं, धातु। खनिज से जो धातु निकलता है वह अयस्क कहलाता है। अब क्लियर हो गया, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा खनिज और अयस्क समझने में। चलिए उसके बाद देखते हैं, खनिज में धातु और यौगिक दोनों होते हैं। अभी हम बताएंगे आपको यौगिक, धातु, अधातु सभी चीज खनिज के अंदर आते हैं, लेकिन अयस्क में सिर्फ धातु आते हैं, अयस्क में सिर्फ धातु आते हैं। क्लियर हो गया अयस्क और खनिज। उसके बाद देखो खनिज को आसानी से प्राप्त किया जाता है, खनिज को आसानी से प्राप्त किया जाता है। अब बताइए खनिज के हर प्राकृतिक सामान कुछ मिल गया, उतना लिया दियो खनिज हो गया, कुछ भी है, कुछ थोड़ा है कि हमें धातु अधातु चाहिए, कुछ भी हो हम खनिज हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अयस्क प्राप्त करने में थोड़ा तो मुश्किल होगा ना भाई, इसको में से हमको धातु निकालना है, अयस्क प्राप्त करने में थोड़ा तो मुश्किल होगा। तो यहाँ पे हमको पता चल गया काची, तो अयस्क निकालने में मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि हेकरे से छांट के बनाया जाता है ना, एकरा मतलब अयस्क को कहां से निकाला जाता है, खनिज से निकाला जाता है। अब खनिज तो कसो गए उठा के लेके आए तो ये खनिज हो गया, लेकिन ओकरा में से छांटेंगे कौन बढ़िया है, कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन यौगिक है,
कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है, मतलब निकालने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। तो ये धातु होता है अयस्क। क्लियर है, खनिज और अयस्क। तो यहाँ पे फिर समझ लीजिए, खनिज से अयस्क जन्म लेता है, बात को समझना। खनिज से अयस्क जन्म लेता है, उत्पादक से उपभोक्ता जन्म लेता है। यहाँ पे समझना, उत्पादक से उपभोक्ता जन्म लेता है, खनिज से अयस्क जन्म लेता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग पढ़ते हैं अम्ल और भस्म। यह सब क्वेश्चन जितना भी हमने क्वेश्चन अभी लिखाया है टोटल VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड मॉडल प्रश्न, यही सब तो क्वेश्चन पूछता है, अदरवाइज तो कुछ पूछता नहीं। देखो, मेरा अंतर लिखाने का सिर्फ मकसद यह है कि आपको अंतर भी आ जाए, आपको अंतर भी आ जाए, इसका डिफिनेशन भी आ जाए। आपको किसी भी हाल में यह अगर क्वेश्चन कहीं पे अम्ल दिखाई दिया, आप उसको बना दो। कहीं पे भस्म दिखाई दिया, उसको बना दो। कहीं पे निकट दृष्टि दोष दिखाई दिया, बना दो। दूर दृष्टि दोष दिखाई दिया, बना दो। यही तो हम चाहते हैं। अगर अलग पूछे तो अलग बनाएंगे, साथ में पूछे साथ में बनाएंगे, अंतर पूछे तो अंतर बनाएंगे। यही तो रूल होता है। साथ पूछे तो साथ, अलग पूछे तो अलग। जैसे पूछेगा वैसे बताएंगे। यही, अगर जो बच्चा जैसे पूछा वैसे बताना शुरू कर दिया ना, वही तो टॉप करेगा। वही बिहार टॉप होगा, वही यूपी टॉप होगा, वही MP टॉप होगा। सब जगह का टॉपर वही बनेगा, क्योंकि टॉपर कहीं दूसरा से जगह से जन्म नहीं लेते। टॉपर भी इस धरती पे जन्म लेते हैं और खुद टॉपर बनते हैं। और टॉपर बनने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, सिर्फ उसको समझो, रटो नहीं। रटोगे भूल जाओगे, समझ गया सब दिन याद रखोगे। रटोगे तो भूल जाओगे, अगर सब दिन समझ गया तो सब दिन याद रहेगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। H+ मतलब कि हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अम्ल क्या चीज है, जल में, पानी में जब घुलता है, जल मतलब पानी, पानी में घुलता है तो H+ आयन देता है, मतलब हाइड्रोजन प्लस देता है। केकरो दे देता है, ले जा धनात्मक, मतलब ओकरा पास ज्यादा है, केकरो दे दिया, ले भाई मेरे पास पैसा ज्यादा है, ले जा, तो H+ आयन देता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भस्म क्या करता है, भस्म जल में घुलता है लेकिन OH- देता है। और OH मतलब माइनस का मतलब होता है एल्कोहल, OH का मतलब एल्कोहल। तो भस्म जल में घुल के क्या चीज देता है, OH- देता है। अब आपको याद क्या करना है, देखो घुलता रहा है भस्म, घुलता रहा है अम्ल, लेकिन ई दिया प्लस और ई दिया माइनस, ई दिया हाइड्रोजन, ई दिया एल्कोहल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अम्ल एल्कोहल दिया और ये क्या किया, माइनस कर दिया, एल्कोहल घटा कर दिया, ऋण ले लिया, मतलब वो कर्जा ले लिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल जो होता है स्वाद में क्या होता है, खट्टा। आप यहाँ पे देखिए, अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है और भस्म स्वाद में कड़वा होता है। भस्म जो स्वाद में होता है ना, कड़वा होता है। उसको जब हम मान लो अम्ल खाए तब, जैसे एसिडिक अम्ल, टमाटर खाओ थोड़ा सा खट्टा लगता है, मतलब वो सब जितने भी एसिड का, सबसे ज्यादा नींबू खाओ मतलब खट्टा लगता है। वो जो कड़वा होता है दूसरे मियाँ एकदम झंझना देगा, वो कड़वा कहलाता है। क्लियर है, तो आप लोगों को मतलब इस चैप्टर्स के हिसाब से मैं बता दूं कि जिस पीएच अम्ल क्षार होता क्या उसको समझ लीजिए। तो देखिए, ये 7 pH सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है याद रखने के लिए, अम्ल क्षार समझने के लिए, अम्ल क्षार। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए 7 pH बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 7 से कम अम्ल, 7 से कम अम्ल और 7 से ज्यादा भस्म, 7 से ज्यादा भस्म। अब देखो 7 से कम अम्ल, 7 से ज्यादा भस्म, 7 रहा तो उदासीन, 7 रहा तो उदासीन। तो आप याद कर लीजिए ना, अम्ल भस्म उदासीन। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए आपको उदासीन पूछ रहे, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो 7 से कम अम्ल, 7 से ज्यादा भस्म, 7 दम पूरे 7 उदासीन। एक चीज और क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है ऑब्जेक्टिव के रूप में
अम्ल और भस्म। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे देता है निम्नलिखित में से भस्म क्या है, और भस्म दे देता है 7, 8, 5, 4, इस तरह से आपको क्वेश्चन के रूप में दे देता है। तो समझ में आ गया। तो मतलब इसमें आप याद रखिएगा कि एगो उदासीन दे सकता है और 3 गो है ना अम्ल देगा, 2 गो अम्ल देगा ना तो 3 गो अम्ल देगा, एगो भस्म देगा। तो जब भी भस्म पूछे तो जो बड़ा वाला टॉपिक होगा, जो बड़ा वाला होगा उसको मारिएगा, और जब भी अम्ल पूछे तो जो छोटा वाला होगा उसको मारिएगा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेगा, और 4 ऑप्शन में जो छोटा वाला होगा उसको मारिएगा, जो बड़ा वाला होगा उसको, मतलब कि भस्म में जो छोटा वाला रहेगा अम्ल में। बस आप लोग यही चीज का ध्यान देके आगे महत्व क्वेश्चन कीजिएगा, आपको एकदम पूरा सही में समझ में आ जाएगा। आगे हम एक वीडियो बनाएंगे, मतलब वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कैसे जो है ऑब्जेक्टिव याद किया जाता है और कैसे टिक आउट मारा जाता है। अगर मान लो आप लोगों को कोई ऑब्जेक्टिव याद नहीं है, मान लो अगर 80 क्वेश्चन में अगर 40 क्वेश्चन टिक आउट करना है, जिसमें से आपको 20 या 25 क्वेश्चन ही आता है और बाकी जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो उसको हम किस तरह से एक्टिव करें और किस तरह से समझे, आप अच्छा से हम आपको इस वीडियो के तहत समझा देंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो चाहे इसी वीडियो में जो मेरे पास टाइम मिलेगा तो हम पक्का कर देंगे। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करता है। तो याद रखिए अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल करता है, और भस्म क्या करता है, भस्म जो करता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत करता है। क्लियर है, यह नीला को लाल कर दिया, यह लाल को नीला कर दिया। तो भी आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान यही रखना है भस्म लाल से नीला और अम्ल नीला से लाल, अम्ल नीला से लाल, भस्म लाल से नीला। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपको मान लो कि 3 नंबर में पूछे तो 2 नंबर में पूछे या 5 नंबर में, 5 नंबर में पूछा तो थोड़ा बड़ा कर देंगे, 2 नंबर में पूछा तो छोटा कर देंगे, आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, साइंस हो या सोशल साइंस हो या हिंदी हो या संस्कृत, सिर्फ मैथ को छोड़कर जितने भी होते हैं उसको समझना सीखो। मैथ भी वही है, मैथ का फॉर्मूला लो, समझना सीखो। लेकिन इस सब को देखो, समझने वाला चीज ना कभी भी आप भूल नहीं पाओगे, लेकिन जब रटोगे ना तो उसको आज रटा 2 दिन बाद 3 दिन बाद भूल जाओगे। तो कभी भी रटना मत, समझना। हम हमेशा यही बताते आ रहे हैं कि हमेशा आप जो है समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश ना करो। तो अम्ल भस्म एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो 7 से कम अम्ल और 7 से ज्यादा भस्म, 7 से कम अम्ल, 7 से ज्यादा भस्म, और 7 रहा तो उदासीन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब निकट दोष हम यहाँ पे शॉर्ट के लिए लिख दिए, थोड़ा सा ज्यादा होता है इसलिए, मतलब यहाँ पे आपको एडजस्ट करने के लिए लिख दिए ताकि आपको पूरा से पूरा लाभ हो सके। समझाने के लिए तो हम हैं ही ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो निकट दृष्टि दोष, इसमें नेत्र गोलक जो होता है, नेत्र गोलक, जो नेत्र का जो गोला होता है, गोलक बड़ा या लंबा हो जाता है। आप उसको बड़ा कहो या लंबा कहो। तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाता है, नेत्र गोलक लंबा या बड़ा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें दूर दृष्टि में दोष में क्या होता है, नेत्र गोलक जो छोटा हो जाता है, मतलब उसका जो साइज होता है छोटा हो जाता है, मतलब आपका आकार जो है उसको देखोगे तो वहां छोटा लगेगा। डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर नेत्र कौन दृष्टि दोष हुआ है कहाँ से पता करते हैं, आपको तो पहले पूछेंगे हाँ कहाँ के पास के दिखाई दे रहा है, दूर के दिखाई दे रहा है, कहाँ के दिखाई दे रहा है, उस तरह से पूछेंगे। अगर आपको उससे पता करते हैं, नहीं तो आपको आंख इस तरह से आंख को उसको मतलब एक्टिव करते हैं, फाड़ते हैं, देखते हैं कि हाँ क्या हुआ है ना हुआ, तब जाके वहां पे डॉक्टर जो है आपको पता करते हैं कि हाँ सही में मतलब इस कौन दोष से ग्रसित हो। मान लो आप डॉक्टर के पास गए, आपको खुद नहीं पता है कि सर हमको भीरी के दिखाई दे रहा है कि दूर के दिखाई दे रहा है, तो वहां पे डॉक्टर वही चेक करता है। कितना बच्चा होता है, कितना लोग होते हैं, कहते हैं कि मतलब दिखाई नहीं देता, डायरेक्ट कहते दिखाई नहीं देता, या
दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ दिखाई नहीं देता, मतलब इस तरह से। तो वहां पे वो क्या करते हैं, आंख को फाड़ते हैं, इस तरह से फाड़ते हैं, देखते हैं कि हाँ आए या नहीं। उसके बाद वह अपना लेंस के प्रक्रिया शुरू करते हैं, जो डॉक्टर जानते हैं कि इस तरह से किस लेंस के बारे में क्या करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आपको बताते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या करता है, नेत्र गोलक को बड़ा या लंबा कर देता है, और इसमें दूर दृष्टि जो है दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें दूर की वस्तु सही से नहीं दिखाई देती है। अब देखो, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु, निकट मतलब दूर के नहीं दिखाई देगा, बात को समझना। निकट का मतलब दूर के नहीं दिखाएगा, मतलब कि निकट मतलब नजदीक के दिखाई देगा, बात सिंपल है। निकट दोष हुआ नजदीक के दिखाई देगा, दूर दोष हुआ दूर के वस्तु दिखाई देगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। निकट हुआ तो निकट के वस्तु दिखाई देगा, दूर हुआ तो दूर की वस्तु दिखाई देगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें दूर की वस्तु सही से नहीं दिखाई देती है, मतलब निकट की वस्तु दिखाई देगी। किस बात को समझना है, ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि इसमें दूर की वस्तु सही से नहीं दिखाई देती है, मतलब कि आपका निकट की वस्तु जो है पूरा दिखाई देती है। क्लियर है। अब इसमें क्या करता है, इसमें देखो निकट की वस्तु सही से नहीं दिखाई देती। अरे भाई, जब निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दिया ना। मान लो हमको कहेंगे कि मेरे पास 5 नहीं 10 रुपया है, तो 10 रुपया नहीं है, तब मेरे कहने का मतलब है, मतलब मेरे पास 5 नहीं 10 है। वही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि निकट दोष मतलब निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर दोष मतलब दूर की वस्तु दिखाई देती है। समझ में आ गया। निकट मतलब दोष मतलब निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर मतलब दूर की वस्तु दिखाई देती है। उसके बाद देखो, इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब इसमें हम एक लेंस और छोड़ दिए। मान लो आपसे दृष्टि दोष पूछे तो आप कैसे जवाब दोगे। तो आपको दृष्टि दोष जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है ज्यादा दूर दृष्टिता। क्लियर है। एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष, एक ज्यादा दूर दृष्टिता। अब देखो, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग, और ज्यादा दूर दृष्टिता को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन लेंस का? बाइफोकल लेंस का। अब बाइफोकल लेंस के बारे में यहाँ पे हम जिक्र इस वजह से नहीं किए हैं ताकि आप लोगों को मतलब अंतर हम लिखवा रहे थे, यहाँ पे डिफिनेशन सभी चीज का डिफिनेशन नहीं लिखवा रहे थे, लेकिन हाँ हम इतना आप लोगों को कंफर्म करवा देना चाहते हैं कि ऑल टू ऑल कंटेंट हम आप लोगों को देंगे, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देंगे, ताकि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑल सब्जेक्ट हम यहाँ पे क्लियर करवाने वाले हैं, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित क्यों ना हो। साथ में 12th के लिए भी सिंपल, मतलब आप यह मत समझ लीजिए कि सिर्फ मैं 10th 11th 12th 9th और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, मतलब ये सब का भी हमने व्यवस्था किया है, बशर्ते अभी मेरे पास जो सही से अगर माना जाए तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा, आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट होगा तो हम पक्का है कि आप लोगों के लिए बहुत से बहुत जल्दी हम सभी चीज का व्यवस्था करवा देंगे जो आप लोगों को चाहिए। जो मैंने सोचा है वो आप सभी को पूरा करवा देंगे, बस उसके लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, और आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि आप लोगों के दोस्त यार जो भी है सभी को लाभ मिले और सभी को पता चले कि हाँ यहाँ जो है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है, और वह बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाला है। जो नया बच्चे हैं, जो नया 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टार्ट किए हैं, जो अभी पढ़ना शुरू किए हैं,
उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है, अभी मैं